गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हर्षद। चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक। तो सर आप लोग मुझे ये बताइए कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक दैट वी डिड? सर रिमाइंड पार्शियल मी दैट। डिफरेंशिएशन। सर आपने लिखवाया था कि पोटेंशियल ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर करना है। हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल निकलवा दिया था, कैलकुलेट करवा दिया है? नहीं सर, करना है अब। तो वो करना है। ठीक है, वो पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद वो मैंने बता दिया था आपको कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन हाउ विल यू कैलकुलेट द पोटेंशियल, वो हमने कर लिया था शायद। यस सर। ठीक है, तो चलिए सर, टॉपिक डालिए पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का दूसरा नाम स्फेरिकल शेल भी है। हॉलो स्फीयर कहूं या स्फेरिकल शेल कहूं या सिंपली शेल कहूं, एक ही मतलब है। तो पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। मान लो कि दिस इज योर नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। इफ इट इज अ हॉलो स्फीयर इट विल ओनली हैव चार्जेस एट इट्स सरफेस। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, अंदर कोई मटेरियल नहीं है तो कोई चार्ज भी नहीं होगा। ओनली द चार्जेस विल रिसाइड एट द सरफेस। लेट द टोटल चार्ज बी क्यू, लेट द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर बी आर। अभी इस केस में हमें तीन डिफरेंट पॉइंट्स पे पोटेंशियल फाइंड करना है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड किया था, वन वाज एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, अनदर एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, एंड द थर्ड पॉइंट वाज इनसाइड द स्फीयर। इन द सेम वे यहां पर भी वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट थ्री डिफरेंट पॉइंट्स, आउटसाइड, एट द सरफेस, एज वेल एज इनसाइड। कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। पहला केस, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर का क्या मतलब हुआ कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर का क्या मतलब हुआ? आर वी इनसाइड द स्फीयर और आर वी आउटसाइड द स्फीयर? आउटसाइड। ऑफ कोर्स वी आर आउटसाइड, राइट? तो इसका मतलब है कि आपका जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं है। ठीक है, ये आपका स्मॉल आर है मान लीजिए। इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो देखो, अभी जितने भी केसेस हम करेंगे, चाहे वो हॉलो स्फीयर के तीन केस या सॉलिड स्फीयर के तीन केस, इन ऑल दोस केसेस यू जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कि जब हमें पोटेंशियल निकालना है ना,
तो पोटेंशियल निकालने के लिए आई विल बी यूजिंग द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द पोटेंशियल, और वो रिलेशन क्या है? तो दैट रिलेशन इज V इनिशियल माइनस ऑफ V फाइनल इज इक्वल टू E D R फ्रॉम R इनिशियल टू R फाइनल। ये फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है। चलिए सर, मुझे आप में से कौन बताएगा V इनिशियल, यहाँ पर इनिशियल पॉइंट में कहां पे अज्यूम करूं? मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस देता है। अगर मुझे पोटेंशियल चाहिए किसी पॉइंट का, तो मुझे किसी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि x माइनस वाई मुझे पता है 4 है, तो अगर मुझे सिर्फ x चाहिए तो फॉर दैट पर्पज आई नीड द वैल्यू ऑफ y। और सिमिलरली अगर मुझे सिर्फ y चाहिए तो फॉर दिस आई नीड टू हैव द वैल्यू ऑफ x, राइट? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो अब देखो, मुझे कोई बता सकता है कि वेयर शुड आई टेक माई इनिशियल पॉइंट? आई मीन कि अगर आप इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो आपको तो ये फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस देगा, बट आपको निकालना है इस पॉइंट पे पोटेंशियल। तो आप कोई एक पॉइंट कहां पे कंसीडर करो जहां पर आपका पोटेंशियल पता हो? कोई ऐसा पॉइंट तो कंसीडर करना पड़ेगा ना जहां पर पोटेंशियल आपको ऑलरेडी पता है। याद रखिए सर, अगर आपको sir. कहीं पर पोटेंशियल नहीं पता है तो ऐसा पॉइंट जहां पर आपको पोटेंशियल पता है दैट इज इंफिनिटी। नहीं याद आया? यस सर। Yes, sir. भाई इंफिनिटी पे तो हमें पोटेंशियल पता होता है ना बेटे। यही तो हमने किया था जब हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव किया था, तब भी हमने यही बोला था कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल इज जीरो। तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे। इनिशियल पॉइंट आई विल टेक एट इंफिनिटी, फाइनल पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। मगर इनिशियल पॉइंट आपने सेंटर से कहां पे लिया है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। और फाइनल पॉइंट जहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है? स्मॉल आर। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? तो दिस विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डी आर, शायद आपको याद हो, इंफिनिटी टू आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट इंफिनिटी? 0। Yeah. पोटेंशियल एट इंफिनिटी जीरो। तो सर ये वैल्यू आप क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ वी आर। के क्यू इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे आर टू द पावर माइनस टू डी आर को इंटीग्रेट करेंगे इंफिनिटी टू आर। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ पोटेंशियल एट आर विल बी इक्वल टू के क्यू। आर टू द पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ वन अपॉन आर। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप चाहो तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो टू फाइंड द इंटीग्रल। ये वाला माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन कैंसल्स, तो वी आर इज इक्वल टू के क्यू वन अपॉन आर माइनस ऑफ वन अपॉन इंफिनिटी। वन अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू जीरो, तो पोटेंशियल विल बी इक्वल टू सिंपली के क्यू बाय आर। ये पोटेंशियल है सर आपको आउटसाइड द स्फीयर। नोट करिए। नोट करिए। डन सर। ठीक है, सेम वे। अच्छा दूसरा केस, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। देखो सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेथड बिकॉज यही आपको बार बार यूज करना है अभी सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर दोनों के केस में। अब आपसे मैं कह रहा हूँ कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो अगर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, इसका मतलब है कि आप इस पॉइंट पर सरफेस पे, इसका मतलब आप इंफिनिटी से कहां तक लाओगे अपना लिमिट? ये आप ऐसे ही लिखोगे वी इंफिनिटी माइनस ऑफ वी सरफेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, क्योंकि बाहर से आप आ रहे हो, इंफिनिटी से यहां तक आ रहे हो। तो बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या है? तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टिल इक्वल टू के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे आप? इंफिनिटी से कैपिटल आर। भाई जस्ट यहाँ पर स्मॉल आर विल बी रिप्लेस बाय कैपिटल आर, क्योंकि इनिशियल पॉइंट आपका इंफिनिटी पर है और फाइनल पॉइंट सेंटर से कहां पर है? तो फाइनल पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो v इंफिनिटी पे कितना हो गया? जीरो। तो जीरो माइनस ऑफ v सरफेस इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। फिर से आप यही करो, माइनस ऑफ वन अपॉन आर इंफिनिटी टू आर। सॉल्व करके देख लो आप, व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट द रिजल्ट एज v सरफेस कितना हो जाएगा? सिंपली के क्यू बाई कैपिटल आर। इसका मतलब
small r just replaced by capital R. This will be the formula for the potential at the surface. Clear? Yes, sir. नोट कीजिए. अब तीसरे फॉर्मूले को ड्राइव करूंगा मैं. दो तरीका बताता हूं आपको, दो कॉन्सेप्ट समझाता हूं तीसरे वाले फॉर्मूले के लिए. तो इसको यहां तक नोट करिए so that we move to the third formula. हो गया? Yes, sir. ठीक है. अब देखो, अब तीसरा केस क्या होगा? What is the third case? Small r less than capital R. ठीक है, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर. इसका मतलब है कि आप यू आर इनसाइड द स्फीयर एट सम पॉइंट वेयर स्मॉल आर इज इक्वल स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर. अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है. ध्यान से सुना, मेरी बात सुनना. मुझे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता है, और उस डिफरेंस में अगर मुझे किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाए तो मैं दूसरे का कैलकुलेट कर सकता हूं. अब देखो, जब मैं सरफेस पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा था या सरफेस के बाहर कैलकुलेट कर रहा था, तो मुझे और किसी जनरल पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता था. मुझे सिर्फ ये पता था कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है. ठीक है. बट जब मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मुझे ये भी पता है कि इस पॉइंट का अगर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा हूं तो मुझे अब सरफेस का पोटेंशियल पता है. इसका मतलब क्या ये जरूरी है कि मैं एक पॉइंट इंफिनिटी पे मानूं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ऐसे मान लूं कि v सरफेस माइनस ऑफ v इनसाइड, इसको मैं इनसाइड कह देता हूं, v inside is equal to electric field inside dr. Did you understand what I have done? From where to where? From the distance, from the position of point at the surface capital R to the point inside the sphere that is a small r. पहले मुझे ये बताओ, ये इक्वेशन समझ आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. सबको बोलना है, सर आपने इस बड़ी सरफेस से क्यों ले लिया? क्योंकि भाई मुझे अंदर पता करना है और सरफेस का पोटेंशियल मुझे पता है. सर मेरा मन नहीं कर रहा मैं सरफेस से लूं, मैं तो अभी भी इंफिनिटी से ही आऊंगा. तो मैं कहता हूं आ जा. अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर इंफिनिटी से आते तो कैसे आते. तो v इंफिनिटी माइनस ऑफ v इनसाइड अगर हम करते तो कैसे करते, ध्यान से सुनिएगा. इंफिनिटी से अगर आप आ रहे हैं तो पहले आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर वाली कंसीडर होगी तब तक जब तक आप सरफेस पे नहीं पहुंच जाते. तो आप लिखेंगे E आउटसाइड dr. कहां से कहां तक? इंफिनिटी से सरफेस तक. जैसे ही आप सरफेस के अंदर जाने लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बदल जाएगा. तो अब आप क्या लिखेंगे? E इनसाइड dr. कहां से कहां तक? तो ये जाएगा कैपिटल आर से स्मॉल आर. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. आपने बीच में प्लस क्यों लगाया? द रीजन बीइंग कि अगर आप सरफेस से अंदर जा रहे हैं तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट हैज डिसकॉन्टिन्यूटी. इंफिनिटी से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा kq/r². और सरफेस स्फीयर के अंदर अगर मैं बात करूं तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है सर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गई तो इसीलिए लिमिट भी बदलेगा. तो इंफिनिटी से आर तक अलग इंटीग्रेशन और कैपिटल आर से स्मॉल आर तक के लिए अलग इंटीग्रेशन, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर आर डिफरेंट. समझ आई बात? तो अगर आप इंफिनिटी से आएंगे तो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा, और अगर आप डायरेक्टली सरफेस से अंदर जा रहे हैं तो फिर आपको तो सीधा सीधा सरफेस से अंदर चले गए तो अंदर वाली फील्ड चाहिए आपको सिंपली. इसलिए मैंने यहाँ पर E इनसाइड लिखा है. इज इट क्लियर? अब देखो, V at the surface minus of V inside, surface minus of V inside is equal to electric field inside, or electric field inside is nothing but 0 because electric field inside the hollow sphere is equal to 0. तो hollow sphere के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो ये वाला टर्म 0 हो गया. तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल इनसाइड. सरफेस का पोटेंशियल इनसाइड के पोटेंशियल के बराबर. इसका मतलब इनसाइड जो पोटेंशियल होगा वो उतना ही होगा जितना सरफेस पे होता है, दैट इज kq/r. यार तुम्हें नहीं आया? आया सर. मतलब हॉलो स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ द स्फीयर से लेकर सरफेस तक का पोटेंशियल का फॉर्मूला यही होता है kq/r. और जब आप हॉलो स्फीयर के बाहर जाएंगे तब पोटेंशियल का फॉर्मूला इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. पता नहीं सर क्या बोले. इसका मतलब मैंने बोला कि स्मॉल आर ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर, पोटेंशियल इज कांस्टेंट. पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे पोटेंशियल वर्सेस स्मॉल आर का, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस स्मॉल आर,
तो ये ग्राफ कैसा आएगा, ये ऐसा कांस्टेंट, उसके बाद ये ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, यहाँ पर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, यहाँ पर पोटेंशियल यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट है, दैट वुड बी सेम एंड दैट विल बी इक्वल टू kq by r. I hope I made my point clear to each all of you. Everyone, is it understood or not? Yes, sir. Asiya, Abhinav, Manaswin, Affan, Yes, sir. यशवर्धन, Yes, sir. ठीक है, Sir. नोट करो जल्दी से, इस पे एक दो क्वेश्चन करता हूँ, कराता हूँ. Is it done? हो गया भाई, नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक है, अगर नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद फिर हम सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल फाइंड करेंगे. थोड़ी स्पीड तेज. सर देखिए, मान लीजिए कि यू हैव टू कॉन्सेंट्रिक होलो स्फेरिकल शेल्स. सिंपली आपसे ये कह लूं कि दो स्फेरिकल शेल्स हैं एंड दे आर कॉन्सेंट्रिक. दीज आर टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स. ठीक है, कॉन्सेंट्रिक मतलब ऑब्वियस सी बात है कि द रेडियाई इज कोइंसाइडिंग विद ईच अदर. मान लो कि इस वाले स्फीयर का रेडियस इज गिवन एज इक्वल टू a, इस वाले का इस रेडियस इज गिवन एज इक्वल टू b. आपको बताना है सर, इस पे अगर चार्ज डेंसिटी इज प्लस सिग्मा, इस पे चार्ज डेंसिटी इज माइनस सिग्मा, दिस इज स्फीयर a, दिस इज स्फीयर b. तो यू हैव टू फाइंड आउट द फाइंड v net at surface of sphere a and b. a और b के सरफेस पे यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल. कैसे करोगे, ध्यान से सुनो. सर हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पहली बात तो सरफेस पे पता है, पहला पॉइंट. इससे पहले कि मैं आगे की बात करूं, मुझे एक बात बताओ, स्फीयर ए के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, क्या वो सिर्फ उसी का अपना पोटेंशियल होगा या दैट विल बी बिकॉज ऑफ बी ऑल्सो? स्फीयर ए के सरफेस पे पोटेंशियल सिर्फ ए के चार्ज का होगा या बी का भी कुछ पोटेंशियल उसके सरफेस पे होगा? बहुत घटिया रिस्पॉन्स, ओनली फ्रॉम वन स्टूडेंट. भाई स्फीयर ए पे जो पोटेंशियल होगा सरफेस पर, वो सिर्फ ए के अपने चार्ज का पोटेंशियल होगा या बी का भी होगा? ऑफ कोर्स बी का भी होगा भाई, बिकॉज ए इज इनसाइड बी. तो जितना बी का पोटेंशियल उसके अंदर हुआ, वो तो ए उसके अंदर है, तो ए पे भी तो उसका पोटेंशियल आया ना. इसका मतलब ए पे अगर आप पोटेंशियल की बात करें तो इसके अपने चार्ज का पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी, इन दोनों का नेट सम विल बी द पोटेंशियल एट ए. सिमिलरली अगर आप बी पे पोटेंशियल की बात करें, बी पे बाहर वाले स्फीयर पे, तो इसका अपना पोटेंशियल भी होगा और ए का भी पोटेंशियल होगा एट बी. इज इट क्लियर? इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, अब देखिए सर, पोटेंशियल निकालने के लिए पहले तो मैं चार्ज फाइंड कर लेता हूं. चार्ज एट ए विल बी रिटन एज सिग्मा, मतलब चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द एरिया 4 पाई ए स्क्वायर. और इसी तरह से चार्ज एट बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई बी स्क्वायर. अब देखना सर, मैं पोटेंशियल लिख रहा हूं, पोटेंशियल एट ए दैट विल बी रिटन एज के क्यू ए डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस. अपने सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? तो के मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज डिवाइडेड बाय द रेडियस अपने सरफेस पर, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू द बाहर वाले का पोटेंशियल आप लिखेंगे. आपको नहीं लगता के क्यू बी डिवाइडेड बाय बी लिखना चाहिए? हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई? Yes, sir. Yes. ठीक है, क्योंकि बी वाले स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कितना होगा? जितना बी वाले के सरफेस पर होगा. तो सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू डिवाइडेड बाय रेडियस. वैल्यूज पुट कर दीजिए तो वी ए इज इक्वल टू के बाहर आ जाएगा सर. तो इसमें खैर बाहर हम ले आएंगे चीजों को. के इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना सर? डिवाइडेड बाय ए माइनस ऑफ के इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी. एक बी ने एक बी को मार डाला, एक ए ने एक ए को मार डाला. तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो गई? 4 पाई
k sigma into a minus of b. This is the formula for the potential or the net potential at the surface of a. a के सरफेस पे ये नेट पोटेंशियल आएगा। सिमिलरली बेटा मैं इधर लिख देता हूं, अगर मुझे b पे भी पोटेंशियल निकालना था तो b के सरफेस पर अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो मैं पोटेंशियल क्या लिखूंगा, अब यहाँ पर ध्यान से देखना मैं पोटेंशियल क्या लिख रहा हूँ, के क्यू ए डिवाइडेड बाई बी के सरफेस पर ए का पोटेंशियल। तो नीचे क्या लिखूं, स्मॉल ए लिखूं या स्मॉल बी लिखूं, क्या लिखूं? स्मॉल बी। ये सबको समझ आया जो हर्षित ने बोला? भाई बी के सरफेस पर ए का पोटेंशियल कितना होगा? तो सर बिकॉज बी वाला जो स्फीयर है वो ए के बाहर है, स्फीयर बी इज आउटसाइड ए, तो बाहर फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, के क्यू डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या होगा, बी होगा, प्लस ऑफ कितना, प्लस ऑफ के क्यू बी डिवाइडेड बाय व्हाट, तो डिवाइडेड बाय बी, इसके अपने सरफेस पर इसका अपना रेडियस लिखोगे। इज इट क्लियर? भाई बोल नहीं रहे हो? यस। ठीक है, नोट करिए इसको, मैं आगे बढ़ता हूँ। सर के क्यू ए को हमने बी से डिवाइड क्यों किया, वो ए से नहीं करेंगे इसमें क्योंकि डिस्टेंस तो उसमें ए के बराबर है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या कह रहे हैं? यस सर, इसमें वी बी इज इक्वल्स टू के क्यू ए अपॉन बी किया है हमने, तो हम इसे ए नहीं करेंगे भाई क्योंकि स्फीयर नहीं, ए नहीं करेंगे क्योंकि ए का मतलब अगर आप नीचे ए लिखेंगे तो ए इज द रेडियस, और ए तब लिया जाएगा जब हम उसके सरफेस पे पोटेंशियल निकालें। देखिए आप इस बात को समझिए कि ये जो है आपका स्फीयर, ये आपका ए स्फीयर है और बी इसके बाहर लाई कर रहा है ना, बी इसके बाहर है, और बी के जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर दैट इज इक्वल टू स्मॉल बी। तो अगर आप बाहर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे तो बाहर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय बाहर का डिस्टेंस, तो बाहर का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज बी, तो इसलिए बी लिखेंगे आप। नहीं आई बात समझ? यस सर आ गई। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। इज इट क्लियर टू ऑल? जल्दी से बोलो, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, इसी का एक और एडवांस वर्जन देख लो, ये आपको डिफरेंट बुक्स में भी दिखेगा और ये जेई में भी आया है रिसेंट टाइम्स में। सर इसी में इंस्टेड ऑफ टू स्फीयर आई एम टेकिंग 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स या स्फेरिकल शेल्स, जो कह लीजिए आप, ये 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स में ले रहा हूँ। ये एक स्फेरिकल शेल, ये दूसरा स्फेरिकल शेल, and now we will be having the third spherical shell. We are having 3 spherical shells, and all these 3 spherical shells are concentric. तीनों कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट क्वेश्चन का। सर इसका रेडियस ए है, सर इसका रेडियस बी है, और इस वाले का रेडियस कितना है, तो इस वाले का रेडियस सी है। इसका चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी अगेन प्लस सिग्मा। इस स्फीयर का नाम दे दो 1, इस स्फीयर का नाम दे दो 2, इस स्फीयर का नाम दे दो 3। तो आपको बताना है फाइंड वी नेट इज इक्वल टू व्हाट एट सरफेस ऑफ 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 तीनों के सरफेस पे यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल। विल यू ट्राई, टेल मी यस और नो? यस सर। पहले 1 का करके बताओ, पहले 1 का फाइंड करके बताओ, कम से कम पहला बताओ जल्दी से। पहला और दूसरा अगर बता लोगे तो तीसरा तो हो ही जाएगा।
हो गया बच्चों? सर पहला काम तो करेंगे, आप चार्ज फाइंड कर लीजिए। तो चार्ज एट सरफेस ऑफ वन, यस, a माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही। अगर सिग्मा के टर्म्स में लिख रहे हो तो दैट वुड बी आंसर। ठीक है, चार्ज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई ए स्क्वायर। अगर कोई बच्चा चाहे तो सिग्मा के टर्म्स में मतलब चार्ज में कन्वर्ट ना भी करे तो सिग्मा के टर्म्स में उसको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप चार्ज के टर्म्स में चीजों को कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई बी स्क्वायर्ड, एंड द लास्ट विल बी इक्वल टू Q3 विल बी इक्वल टू Q सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई C का स्क्वायर। तो आपका जो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ वन है दैट विल बी रिटन एज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा 4 पाई A स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस A, इसके अपने सरफेस पर, और ये दोनों के अंदर है। तो बी के अंदर जो पोटेंशियल होगा वो लिखा जाएगा माइनस ऑफ सिग्मा। तो यहाँ पर मैं माइनस साइन डायरेक्टली लगा देता हूँ, माइनस ऑफ के इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई बी, बिकॉज ए इज इनसाइड बी एज वेल एज ए इज इनसाइड सी ऑल्सो। तो आप लिखेंगे के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई व्हाट, तो डिवाइडेड बाई सी। तो V1 विल बी इक्वल टू के सिग्मा 4 पाई इंटू ए से एक ए कैंसिल हो गया तो a माइनस बी प्लस सी। ये आंसर बहुत बच्चों ने दिया एंड एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही। इन द सेम वे नेक्स्ट वाले का पोटेंशियल V2, अगर हम V2 लिखें तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ V2? तो V2 वुड बी इक्वल टू नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द थ्री पोटेंशियल्स। V2 जब आप लिखेंगे तो सेकंड सरफेस इज आउटसाइड द फर्स्ट स्फीयर बट इनसाइड द थर्ड स्फीयर। सेकंड स्फीयर इज आउटसाइड द फर्स्ट स्फीयर बट इनसाइड द थर्ड स्फीयर। तो आप इसको लिखेंगे सर के सिग्मा, इसका जो चार्ज है जो भी है 4 पाई ए स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय, इसके लिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट है तो उसकी डिस्टेंस कितनी है बी। डिड यू अंडरस्टैंड मनस्विन? आर यू देयर मनस्विन? मैंने किया बी क्यों लिखा समझ में आया? बिकॉज दिस सेकंड स्फीयर इज आउटसाइड द फर्स्ट स्फीयर। तो अगर कोई भी एक स्फीयर बाहर होगा, अगर कोई भी पॉइंट बाहर होगा तो यू विल टेक द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट पॉइंट। इसी तरह से दूसरा वाला क्या हो गया सर? दूसरा वाला हो जाएगा माइनस ऑफ के सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, दिस इज अगेन बी, बिकॉज आप उसके सरफेस पे निकाल रहे हो। तो उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल निकालोगे तो उसमें तो रेडियस ही यूज करोगे, तो रेडियस विल बी बी। उसके बाद द लास्ट वन इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू प्लस ऑफ के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय सी। क्योंकि सेकेंड स्फीयर इज इनसाइड द थर्ड स्फीयर, तो जितना थर्ड स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल होगा उतना ही उसके अंदर भी पोटेंशियल होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसके सिग्मा 4 पाई आप बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा सर ए स्क्वायर बाई बी माइनस ऑफ बी प्लस ऑफ सी। ये आंसर आ जाएगा सर आपका। आई होप everyone has understood this, right? Yes, sir. Now we will write the third one, potential third, V3. Potential 3, V3 अगर मुझे लिखना हो V3 तो क्या लिखेंगे हम? तो that will be written as equal to K sigma 4। अब देखो थर्ड स्फीयर इज आउटसाइड द फर्स्ट स्फीयर एज वेल एज सेकंड स्फीयर, तो 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखूं मैं यहाँ पर नीचे, क्या लिखूं? A B C, व्हाट शुड आई राइट? C, बिकॉज तीसरा स्फीयर का डिस्टेंस, तो थर्ड स्फीयर इज आउटसाइड द फर्स्ट स्फीयर एज वेल एज सेकंड स्फीयर, और फर्स्ट स्फीयर से भी वो डिस्टेंस C है और सेकंड स्फीयर के लिए भी वो डिस्टेंस C है, बिकॉज स्फीयर्स आर कॉन्सेंट्रिक। तो 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय C, and the last term would be equal to K sigma 4 pi C square divided by C. Yes sir. ठीक है, नोट करिए। सर वो बी स्क्वायर होगा माइनस की सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर बाई सी। सॉरी, क्या मेथड सबको क्लियर है कॉन्सेंट्रिक शेल्स का? Yes, ठीक है, ओके, इसको नोट करो। देन वी मूव टू द डेरिवेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो जल्दी से इसको नोट करो, नोट करके बताओ। तो सॉलिड स्फीयर का केस देखते हैं। डन। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट लिखिए, अभी हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल हमने फाइंड किया। अब नेक्स्ट लिखिए
potential due to non-conducting solid sphere, 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 non-conducting solid sphere का potential, तो potential due to non-conducting solid sphere. अब देखिए सर, hollow sphere and solid sphere में major difference आपको पता है कि hollow sphere के सिर्फ surface पे charge होगा, and in the solid sphere case the charges will be all over, means it will be on the surface as well as inside the sphere. तो surface पे भी होगा और surface के अंदर भी होगा. क्यों ऐसा होगा? Because अंदर भी material है और surface पे भी तो material already है. hollow sphere में अंदर material नहीं होता, इसलिए we don't take the charge inside, but solid sphere में अंदर material होता है, तो इसलिए हम charge अंदर भी assume करते हैं. And let us say the total charge is Q, ये total charge है Q. अब फिर से इसमें हमें different point पे potential निकालना है. फिर से पहला केस small r greater than capital R, where small r is the distance from center. तो अगर small r greater है capital R से, इसका मतलब है कि जो ये point है, this point will obviously lie outside the sphere. ये point कहाँ lie करेगा? Outside the sphere lie करेगा, है ना? This is the point which will lie outside the sphere. फिर से अब देखो बिल्कुल सेम रिपीट टेलीकास्ट जो आपने हॉलो स्फीयर का किया था, वही यहाँ पर भी अप्लाई कर लो कॉन्सेप्ट. हॉलो स्फीयर में आपने यही किया था ना कि अगर कोई पॉइंट बाहर लाई कर रहा है तो आपने एक पॉइंट इन्फिनिटी पे माना था और दूसरा पॉइंट यहाँ पे मान लिया था. तो आप इसको ऐसे लिखिए, v infinity minus of v outside will be equal to what? This will be equal to integration of electric field outside, और आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा that would be equal to kq by r square dr. कहाँ से कहाँ तक सर? इन्फिनिटी टू स्मॉल r. Is it clear to everyone? Please respond. Yes, sir. अब देखो v infinity आपको पता है 0, kq by r square, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर, द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एंड एट द सरफेस इज सेम, इसलिए पोटेंशियल भी सेम आएगा सर. पोटेंशियल आउटसाइड अगर आप देखेंगे तो दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ द हॉलो स्फीयर, एंड दिस पोटेंशियल विल बी इक्वल टू kq डिवाइडेड बाय स्मॉल r. दिस इज द पोटेंशियल आउटसाइड द सरफेस. सर दूसरा केस, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R. दिस इज द सेकंड केस. आपको नहीं लगता पोटेंशियल एट द सरफेस विल बी इक्वल टू kq डिवाइडेड बाय कैपिटल R? टेल मी यस और नो. Yes, sir. थर्ड केस क्या होगा हर्षित? स्मॉल r लेस देन कैपिटल R. अब देखो थर्ड केस में अगर आप आओगे तो फिर से आपके पास दो मेथड है. आइदर यू कम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड, और या एल्स आप सरफेस पे एक पॉइंट ले लो और एक पॉइंट इनसाइड ले लो. मतलब ये सरफेस वाला पॉइंट, ये इंटरनल पॉइंट. सरफेस वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम द सेंटर? दैट वुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल R, और इंटरनल पॉइंट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r. तो आप यहाँ पर इसके इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एट द सरफेस माइनस ऑफ पोटेंशियल इनसाइड विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला है kq r डिवाइडेड बाय r क्यूब dr. ये फॉर्मूला है सर, मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं है, बट वी हैव ड्राइव्ड दिस रिजल्ट इन द केस ऑफ गॉसेस लॉ. कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? कैन एनीबॉडी टेल मी द लिमिट? अभिनव, कैन यू टेल मी द लिमिट? कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? अभिनव, व्हाट विल बी द लिमिट फॉर द इंटीग्रेशन? जी जी अभिनव. सर 0 to 2 pi r. हैं 0 to 2 pi r दूर दूर तक नहीं होगा, बिकॉज इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिड स्फीयर. तुम क्या लिमिट ले रहे हो? कहां से कहां जा रहे हैं? लिखा है दिया मैंने साफ साफ. सेंटर से सरफेस पे जो पॉइंट लिया है उसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी है? तो अभिनव त्रिपाठी. और अंदर जा रहे हैं तो कहां तक जा रहे हैं हम? जहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना है? सर r. दोनों आर में फर्क है. एक कैपिटल आर है, दूसरा कौन सा आर है? दूसरा आर स्मॉल आर है. Yes. सही, ठीक है. आसिया, इट विल नॉट बी 0 टू स्मॉल आर. भाई आपने जो एक पॉइंट लिया है वो कहाँ लिया है? द वन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट इज एट योर सरफेस, और दूसरा पॉइंट कहाँ ले रहे हो आप? अंदर ले रहे हो. ठीक है, इस पॉइंट का डिस्टेंस r है और इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल r है. मतलब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो ना, इसका मतलब आप कैपिटल R से कहाँ जा रहे हो? यू आर गोइंग फ्रॉम कैपिटल R टू स्मॉल r. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes. ठीक है.
तो कैपिटल आर से यू आर गोइंग टू स्मॉल आर। भाई कहां से कहां जा रहे हैं इस बात का ध्यान रखें। तो आप देखिए सरफेस से इनसाइड, तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, v इनसाइड विल बी रिटन एज इक्वल टू v इनसाइड, उसको उस तरफ लेके चले जाओ, सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू बाई आर, इस वाले को इधर ले आओ तो माइनस ऑफ के क्यू बाई आर क्यूब विल बी आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। आप इंटीग्रेट करेंगे आर डी आर, कहां से कहां तक, कैपिटल आर से स्मॉल आर। तो v इनसाइड आप क्या लिखेंगे, v इनसाइड विल बी रिटन एज इक्वल टू के क्यू बाई आर, बाहर कर लो है ना, कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा, ये के क्यू बाई आर आपने बाहर कर दिया तो ये 1 अपॉन आर स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आर डी आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक सर, स्मॉल आर से कैपिटल आर। सर हाँ ना बोलना पड़ेगा, मैं अकेला नहीं सीख रहा हूँ, मुझे आता है। यस सर। Yes, sir. Is all the steps clear to everyone? Please respond. If you haven't understood any of the Yes, sir. step, please ask me. I'll repeat the step again. और सब कुछ समझ में आ गया तो यहाँ तक नोट करिए जल्दी, सर ताकि मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ। यस सर आपने वो लिमिट लास्ट में ऊपर नीचे कर दी। अच्छा ऊपर नीचे हो गई, सॉरी। डन। ठीक है, तो भाई सबने नोट कर लिया ना, मैं इरेज कर रहा हूँ। Yes. ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, अब इसको फर्दर और सॉल्व करूँ, मैं लेफ्ट वाला पार्ट इरेज करके फर्दर इसको सॉल्व करता हूँ। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर आप लिखिएगा तो v इनसाइड विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर, दिस वन इज एज इट इज, माइनस ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर को मैं 2r स्क्वायर लिख दूं, कोई इशू नहीं है इसमें। इसमें अपर लिमिट रखिएगा तो स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, और लोअर लिमिट रखिएगा तो माइनस ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज हाउ यू राइट। इसको सॉल्व करके देखो तो के क्यू बाई आर, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम 2r स्क्वायर है। देखो सर ध्यान से, तो पूरे का एलसीएम 2r स्क्वायर लिख लीजिए, ये यहाँ पर आ जाएगा 2r स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर, और ये माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, तो दिस विल बिकम इक्वल टू आर स्क्वायर। तो v इनसाइड will be nothing but it would be equal to kq divided by 2r cube multiplied by 3r square minus of small r square. This is the formula for the electrostatic potential inside the sphere. ये formula है सर, kq upon 2r cube into 3r square minus of small r square. This is the formula of potential inside the sphere. किसी भी general distance of small r पे, स्फीयर के अंदर जनरल डिस्टेंस स्मॉल आर पे पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है। हो गया? यस सर। ओके, आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब देखिए सर, मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं। अच्छा हर्षित, सेंटर पे पोटेंशियल विल बी जीरो और नॉन जीरो इस केस में? सर देखिए एट none. नॉन जीरो, एट सेंटर, अगर मैं सेंटर पे हूं तो सेंटर पे अगर मैं एग्जैक्टली हूं तो स्मॉल आर की वैल्यू जीरो होगी, और स्मॉल आर की वैल्यू अगर जीरो है तो v इन साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो स्मॉल आर को जीरो रखो, इसको आप लिख सकते हो 3 के क्यू आर स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर क्यूब,
सॉल्व करके देखो तो v इनसाइड की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी इक्वल टू 1.5 kq डिवाइडेड बाय r. This is the value of potential inside, or you can say simply not only inside but call it as surface. Sorry, call this potential at center. Center पे जो potential है वो 1.5 kq divided by r है. Center पे potential 1.5 kq by r है. और surface पे अगर आप potential निकालोगे तो क्या है? Surface पे potential is kq by r. मुझे बताओ कहाँ पर potential is greater? Where do you think the potential is maximum? At the center or at the surface or outside? Everyone will respond. Please बोलो. Where do you think the potential will be maximum? Center, surface या बाहर? Center. Without any doubt, potential is maximum at the center. तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, एंड एज यू गो अवे फ्रॉम द सेंटर द पोटेंशियल डिक्रीजेस. पॉइंट नंबर 2 सुने. पॉइंट नंबर 2 देखो, आप आउटसाइड अगर देखें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला इज kq by r. दिस मींस दैट पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. मतलब इफ यू टेक एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, potential is inversely related to the distance. इसका मतलब है the graph will be rectangular hyperbolic. बट अगर आप इनसाइड द स्फीयर देखो, इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल का रिलेशन r के साथ क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है आपको. तो पोटेंशियल इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस क्वाड्रेटिकली इनसाइड द स्फीयर, एंड पोटेंशियल इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस इनवर्सली आउटसाइड द स्फीयर. इसका मतलब अगर हम अंदर एक, आपको एक रफ आइडिया बनेगा यहाँ पर कि अगर हम अंदर का ग्राफ ड्रॉ करें फ्रॉम द सेंटर टिल द सरफेस, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, बिकॉज पोटेंशियल इज क्वाड्रेटिकली रिलेटेड टू ए स्मॉल आर, ग्राफ कैसा बनेगा? वी आर का ग्राफ, वी वर्सेस स्मॉल आर का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला या पैराबोला? यार तो मैंने सबको नहीं समझ में आया. अंदर पोटेंशियल आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है ना, तो जब भी दो क्वांटिटी क्वाड्रेटिकली रिलेटेड होगी तो ग्राफ हमेशा पैराबोला होगा. नहीं आ रहा अभिनव? अगर दो क्वांटिटी आपस में क्वाड्रेटिकली रिलेटेड हो तो ग्राफ कैसा होगा अभिनव? पैराबोलिक. पैराबोला. ठीक है, इसका मतलब देखिए सर, इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये ग्राफ खुपाच 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 खुपाच, वी वर्सेस आर, वी हाँ, यहाँ से ग्राफ, यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ से ऐसे पैराबोलिकली चेंज होगा, उसके बाद ये कुछ ऐसा जाएगा. इसका मतलब है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल इज मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू कितना? तो इट इज इक्वल टू 1.5 kq by r. कहाँ पर सर? सेंटर पर. यू आर एट द सेंटर, स्मॉल r इज इक्वल टू 0. ये कौन सा पॉइंट है सर? ये पॉइंट कौन सा है? तो ये वाला पॉइंट है सर आपका सरफेस पे. सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी? kq by r. स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. यहाँ के बाद जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, पोटेंशियल विल बिकम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू small r. This will be the graph of potential versus small r. Is it clear to everyone? ये ग्राफ और भी नीचे जाएगा, आगे ऐसा एक्सटेंड करता रहेगा, ठीक है, ऐसा आगे जाता रहेगा. But this is the graph. This is how the graph will look like. It is not a straight line, भाई कंफ्यूज नहीं होना. It is rectangular hyperbola. Don't get confused. It is not a straight line. It will be a rectangular hyperbola, of course. ये यहाँ के बाद ग्राफ आप ऐसे ड्रॉ करो. आई होप आपको बहुत हद तक ये दिखाई दे रहा है कि इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इज इट डन? इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो नाउ वी नो द पोटेंशियल ड्यू टू द हॉलो स्फीयर, ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर, एंड वी नाउ नो द ग्राफ्स ऑफ पोटेंशियल वर्सेस द स्मॉल आर फॉर द सॉलिड स्फीयर एज वेल एज फॉर द हॉलो स्फीयर. तो सर चलिए सर आगे बढ़ते हैं. अब एक छोटा सा सवाल बेस्ड ऑन दिस सॉलिड स्फीयर, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ एक और टॉपिक पे. ठीक है, एक और टॉपिक पोटेंशियल के का एक और टॉपिक रह गया, उसके बाद फिर हम पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे. आप हाँ बोलो. वो इनसाइड द स्फीयर वो प्रोपोर्शनल टू माइनस आर स्क्वायर है ना? हाँ यस सर. मतलब you cannot say whether it is proportional or what. मैं उस पे नहीं जा रहा कि whether it is proportional or not. मैं ये कह रहा हूँ कि the relation is quadratic. यस सर. सर क्योंकि स्लोप नेगेटिव आ रहा ठीक है है. तो मैं तो सारा बोलूं क्योंकि हाँ, slope is coming out to be negative. That is why वो minus r square है, इसीलिए वो नेगेटिव आ रहा है. वेरी गुड. आगे देखिए सर, ये मान लीजिए कि आपका ये एक सॉलिड स्फीयर है. We have total charge of capital Q on this spread all over the solid sphere. ये Q, इस स्फीयर का रेडियस R है. ठीक है, आपको एक चार्ज यहां पर गिवन है
इस चार्ज को पॉइंट ए से आपको पॉइंट बी पे पहुंचाना है. यू हैव टू मेक इट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ऐसा कर लेते हैं. आपको चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाना, पॉइंट ए से पॉइंट बी. चार्ज है आपका q, स्मॉल q. यहां से यहाँ की जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू r by q, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू r by 4. You have to calculate the work done is equal to what? In moving charge, in moving the charge from A to B. Charge को A से B move कराने में what is the amount of work which is required to be done in this case? आगे आंसर. एक मिनट सर. हो गया. Okay, it is not a very great kind of question in which you need some 4 or 5 minutes to solve. It is just a simple question based on the formula of the potential. अब अगर आप बेसिक भूल गए हो तो फिर कुछ नहीं कर सकता कोई. सिंपली आपको पता है कि वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द चार्ज विद द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. जहां से आपको चार्ज को मूव कराना है, जहां तक आपको मूव कराना है, उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो. भाई सिंपल सी बात है. पॉइंट ए पे अगर आप पोटेंशियल निकालेंगे पॉइंट ए पर, तो फॉर्मूला फॉर यू इज के क्यू डिवाइडेड बाय 2r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3r स्क्वायर्ड माइनस ऑफ स्मॉल आर. और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? तो स्मॉल आर की वैल्यू है सर r by 2 का स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पर. तो पोटेंशियल एट ए विल बी रिटन एज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय 2r क्यूब. ये कितना हो जाएगा? 3r स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर बाय 4. r स्क्वायर बाय 4 करिए, 4 3 से 12, 12 तो 11 r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आएगा मेरे हिसाब से. तो पोटेंशियल एट ए, टेल मी यस और नो. Yes, sir. So I have got the potential at A. Now we have to find out the potential at B. Potential at B निकालोगे, फिर से यही फॉर्मूला यूज करो, KQ upon 2r क्यूब into 3r स्क्वायर्ड माइनस ऑफ r by 4 का स्क्वायर. r by 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो देखिए सर, पोटेंशियल एट B will be nothing but KQ divided by twice of r cube multiplied by this will be equal to what? r to the power r square by 4. 4 का स्क्वायर is 16. 16 into 3 48. 48 minus of 1. That is equal to 47 r square divided by what? So divided by 16. I hope I made my point clear to everyone. So we have got the potential at A, we have got the potential at B. आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो आप ये भी कह सकते हो कि r square will cancel out by this, r square here will also cancel out by this. ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा. अब इसको आप फर्दर आप लिख दीजिए. तो आपको क्या करना है? आपको वर्क डन निकालना है. कहां से कहां जा रहे हो आप?
यू आर गोइंग टू अ पॉइंट बी फ्रॉम द पॉइंट ए, तो आप लिखेंगे पोटेंशियल एट बी माइनस ऑफ पोटेंशियल एट ए मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज विच इज बीइंग मूव्ड, एंड द चार्ज विच इज बीइंग मूव्ड इज क्यू। तो आप लिखेंगे सर पोटेंशियल एट बी कितना है, तो दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू 47 kq डिवाइडेड बाय 32 टाइम्स ऑफ r minus of potential at A is equal to 11 kq divided by 8 times of R multiplied by what? Multiplied by Q. This is the work done. अब जो भी solve करके आ जाए, that will be your work done. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, note it down please. नोट करिए, आगे के टॉपिक पे चलते हैं. हरी अप, मेक इट फास्ट. हो गया? Yes, sir. सर मैं इसको इरेज कर रहा Done, हूँ. sir. तो नाउ यू नो द, ओके नाउ यू नो द फॉर्मूलाज फॉर पोटेंशियल्स, है ना. हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर. ये जो सॉलिड स्फीयर वाला पोर्शन है, ये 12th में इंक्लूडेड नहीं है, बट दिस सॉलिड स्फीयर पोर्शन इज इंक्लूडेड इन एंट्रेंस एग्जाम्स, जेई एज वेल एज नीट. तो ये जो आपने किया दैट इज फॉर एंट्रेंस. 12th में इसका डेरिवेशन नहीं है. एनीवेज मूविंग ऑन. ये तो हो गया सर हमारे पोटेंशियल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या है, उस पर ये सारी चीजें बेस्ड थी. एंड दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बिकॉज इस इंपॉर्टेंट रिलेशन पे यू कैन गेट क्वेश्चंस एंड यू गेट द डेरिवेशन ऑफ हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर व्हाटएवर. अब एक और छोटा सा टॉपिक है इक्व पोटेंशियल का, रिलेटेड टू पोटेंशियल. उस छोटे से टॉपिक पे हम डिस्कशन कर लें. उसका नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस. इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, इसी चैप्टर के दूसरे टॉपिक पे, और प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक विच विल बी द पोटेंशियल एनर्जी. बट पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू डिस्कस दिस लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पोटेंशियल पोर्शन. उसका नाम है, लिखिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस. राइट द टॉपिक, इक्वी पोटेंशियल सरफेस. इक्वी पोटेंशियल सरफेस. देखो आपको ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस. इस नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो. सच ए सरफेस विल बी सिंपली कॉल्ड एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस. मतलब ऐसा दुनिया का कोई भी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, दैट सरफेस विल बी कंसीडर्ड एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस. फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि ये कोई सरफेस है और इस सरफेस के आपने सेंटर पे कोई चार्ज रखा है. मान लो आपने सेंटर पे चार्ज रखा है, सेंटर पे. स्पेशली मैं सेंटर पे क्यों रख रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा. अगर आप सेंटर पे चार्ज रख दें Q, तो इस सेंटर से each point of the sphere is at the same distance and that is equal to r. हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पे, r दूरी पर. Yes, sir. तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? kq by r. हर पॉइंट पे पोटेंशियल विल बी kq by r, पोटेंशियल विल बी kq by r. इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, इस चार्ज के लिए मैं ये कह सकता हूं कि दिस स्फेरिकल सरफेस is such a surface for this given charge at every point of which the value of potential is same. तो मैं ये कह सकता हूं इस चार्ज के लिए ये जो स्फीयर है, this is an equipotential surface. और ऐसे हम जितने चाहें उतने हम सरफेसेस ऐसे बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर इसी चार्ज के अराउंड किसी बच्चे ने दूसरा एक सरफेस बना दिया स्फेरिकल, तो ये भी अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा भाई, बिकॉज इसका भी हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम द चार्ज. बट हाँ, ये बात अलग है कि इसके पोटेंशियल की वैल्यू अगर यहाँ v डैश माना, यहाँ v डैश माना, तो इस सरफेस के हर पॉइंट पे वो पोटेंशियल v डैश होगा, एंड दिस v एंड v डैश विल नॉट बी सेम. ये तो सबको समझ आ रही है बात, बिकॉज द डिस्टेंसेस इज नॉट सेम. बट यस, ये भी अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एंड दिस इज ऑल्सो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इन इटसेल्फ, बिकॉज दोनों के इंडिविजुअली हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम. तो ऐसा कोई भी सरफेस सर जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती हो, सच अ सरफेस इज कॉल्ड एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस. इसका मतलब इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस. क्लियर? तो लिख लीजिए डेफिनेशन. अ सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच a surface at every point of which a surface at every point of which
the value of potential is same. A surface at every point of which value of potential is same is known as equipotential surface. A surface at every point of which the value of potential is same is known as equipotential surface. A surface at every point of which value of potential is same is known as equipotential surface. लिख लिया सर आप लोगों ने? ऐसा कोई भी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं. A surface at every point of which the value of potential is same is known as equipotential surface. लिख लिया सर? Please respond. यस सर. ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं. अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बेटा कुछ प्रॉपर्टीज है. क्या क्या प्रॉपर्टीज है? विशेषताएं. क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, क्या क्या खासियत है? देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि अगर आप कोई भी सरफेस ले लें विच इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर ये सरफेस इक्विपोटेंशियल है, अगर ये सरफेस इक्विपोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी. इसका मतलब इफ यू टेक अ पॉइंट हियर और अनदर पॉइंट हियर, so we can simply claim that VA will be equal to VB, that is VA minus of VB will be equal to 0. ठीक है, कोई दिक्कत? अब मुझे अगर कोई कहे सर कि यहां से मुझे एक चार्ज मूव कराना है, इफ आई हैव टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मुझे इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाना है, तो क्या मुझे कोई बता सकता है व्हाट विल बी द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन द चार्ज इन मेकिंग इट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी? 0. 0 ऑफ कोर्स. भाई वर्क डन आप क्या लिखेंगे? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज VB माइनस ऑफ VA. So this will be equal to 0 as VB minus VA is nothing but 0. Because why is it 0? Because it is an equipotential surface. तो पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा? तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि in moving the charge from one point to the another on the equipotential surface, work done is always 0. इसको आप ऐसे लिख सकते हो, work done is 0 in moving a charge. Work done is 0 in moving a charge from one point to another on an equipotential surface. Work done is 0 in moving a charge from one point to another on an equipotential surface. ठीक है, लिख लिया? Work done is 0 in moving a charge from one point to another on an equipotential surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन कितना होगा? 0 होगा. कब? जब आप किसी चार्ज को मूव कराएंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. लिख लिया आप लोगों ने? प्लीज रिस्पॉन्ड. यस सर. मनस्विन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. अफान तुम्हारी भी आवाज नहीं आ रही है. डिड यू राइट दिस प्रॉपर्टी? यस सर, लिखिए. ठीक है, वर्क डन इज 0 इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है सर. क्यों 0 है? बिकॉज इट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब यही हुआ कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम, तो डिफरेंस विल बी 0. सीधी सी बात. ओके, मूविंग ऑन, मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर सेकंड. अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूं तो देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होता है. टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होता है. क्यों होता है? टेल यू द रीजन. पहले इस बात को फिर से दोबारा समझो कि अगर इफ इट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपन शो करेंगे ना, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होगा. कोई लॉजिक दे सकता है कि क्यों ऐसा होगा? आउट ऑफ यू कोई भी कुछ भी लॉजिक दे दो, कुछ आइडिया, कुछ गेस. व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर? व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल को सिंबलाइज करता है. बट इट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसका कोई लेना देना उस बात से तो नहीं है यहाँ पर. सर बट अगर उसके अलोंग हुआ तो वहां पे if I am only talking about one surface,
ये तो तब हो सकता है ना। अच्छा, इस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। अगर मैं ये कहूं कि एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 10 वोल्ट है, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 20 वोल्ट है, then in that case yes you can simply say कि electric field will be directed from 20 volt to 10 volt. Yes, that is correct. But मैं यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर इस वाले केस में कि why this electric field is perpendicular to the surface equipotential से single surface से perpendicular क्यों? सर The और cos थोड़ा कोई theta और सोशल 0. जी सर अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले रेडियस वेक्टर के अलोंग तो 0 डिग्री निकलेगा cos 0 सॉरी cos 9 Cos theta की cos थीटा की वैल्यू 0, कोई कह रहा है cos 90 0। ठीक है, चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। प्लेन के अलावा कोई भी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। पोटेंशियल सरफेस के अलोंग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। क्यों नहीं होना चाहिए, क्या रीजन है, चलो एक बार समझ लेते हैं। सर अगर मैं आपसे कहूं कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें कोई चार्ज रखा हुआ है और मैं चाहता हूं ये मान लो कि लेटेस्ट से कि चार्ज पॉजिटिव है, फॉर इंस्टेंस मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है और इसको मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव कराना है, यहां से यहां ले जाना है, तो इस केस में डू आई नीड टू परफॉर्म वर्क इन मूविंग दिस चार्ज और नॉट? टेल मी यस और नो। यस Yes, sir. मुझे अगर इस चार्ज को ए से बी पे ले जाना है तो देखो क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये इधर लग रहा है, मतलब फोर्स विल बी एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जा रहे हो, तो यू विल हैव टू डू वर्क। इसका मतलब व्हेनेवर देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, आपको वर्क करना पड़ेगा। अब खुद सोचिए, अगर ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होती, ऐसा होता कुछ एंगल पे होता, ये थीटा, तो इस केस में वी वुड हैव अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस, लेट अस से ई cos थीटा। अब यहाँ पर चार्ज को मूव कराओ, यहाँ से यहाँ मूव कराओ, तो आपका वर्क डन जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, विल इट बी जीरो और नॉन जीरो? अगर आप चार्ज को मूव कराएंगे, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और उसको आप मूव करा रहे हैं अलोंग द सरफेस, तो आपको वर्क करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? अरे क्या हो गया? अरे भाई मेरे सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को मूव करा रहे हैं, आपको वर्क करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? Yes, sir. पड़ेगा सर। पड़ेगा। बोलो ना, फिर एकदम खून जला रहे हो मेरा तुम लोग। अभी तो यही समझाया ना अभी आप लोगों को कि अगर आप अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज को मूव करेंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज को आप इधर से इधर मूव करा रहे हैं क्यू पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, तो आपको वर्क करना पड़ेगा सर, सीधी सी बात। जबकि आपको मालूम है कि अगर ये सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो वर्क तो जीरो होना चाहिए, और वर्क जीरो होने के लिए ये जरूरी है कि देयर शुड नॉट बी एनी कंपोनेंट ऑफ फील्ड अलोंग द सरफेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट सरफेस के अलोंग नहीं हो, तभी आपका वर्क डन जीरो हो सकता है, अदरवाइज तो वर्क आ जाएगा, और अगर वर्क आ गया तो इट विल वायलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? अब हमें कोई कंपोनेंट इलेक्ट्रिक सरफेस के अलोंग नहीं चाहिए, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब सरफेस से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अगर सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी तो द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस विल बी इक्वल टू जीरो। इज इट क्लियर? यस Yes, sir. Yes, sir. तो ये लॉजिक है। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि द इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये देखो, ये ऑटोमेटिकली आपको इसमें दिखा है कि जब आपने एक सिंगल चार्ज लिया था, when you took a single charge, आपने जब एक सिंगल चार्ज यहाँ पे रखा था, तो सिंगल चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड आप खुद सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड। समझिए बेटा, जिसको नहीं आ रहा है प्लीज पूछिए, अच्छे पॉइंट्स पे डिस्कशन कर रहा हूँ, मन नहीं लग रहा तो बता दीजिएगा। अगर आप कहीं पर भी देखें तो आपको ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहा है कि एट एवरी पॉइंट दिस फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर। तो सिंगल चार्ज अगर होगा तो उसके अराउंड ऐसा सरफेस जो इक्विपोटेंशियल हो, वो स्फीयर ही हो सकता है। नहीं आ रहा तो मैं दूर दूर तक मेरी बात नहीं समझ में आई भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक बात सीधी सी याद रखिए कि अगर कोई भी सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? परपेंडिकुलर या किसी भी एंगल पे? परपेंडिकुलर। समझ में आई बात? अब मैं कुछ आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करके बताता हूं ताकि आपकी बुद्धि और खुले।
लेकिन उससे पहले मैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करूं, उससे पहले एक तीसरी प्रॉपर्टी पे और डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तीसरी एक और प्रॉपर्टी, सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस decreases with increase in electric field and vice versa। मतलब उस रीजन में जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, आपका जो सेपरेशन है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का वो कम होगा। और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बोला मैंने कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी सेपरेशन कम होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी सेपरेशन ज्यादा होगा। क्या मतलब सर, क्या बोले और क्यों ऐसा होगा, पहले तो वो लॉजिक समझ लो। हमें एक बात मालूम है कि E इज इक्वल टू dV बाई dr होता है। आई एम टेकिंग द मैग्नीट्यूड, डोंट वरी। ठीक है, मान लो कि लेट dr बी डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। dr आप यहां पर मान लीजिए टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप इस बात को थोड़ा मैं आसान कर रहा हूं समझने के लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब मुझे एक बात बताओ कि एज dV इज कांस्टेंट, dV क्यों कांस्टेंट फॉर कौन सा सरफेस, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस dV कांस्टेंट। तो अगर dV कांस्टेंट तो आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr या dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड? टेल मी यस और नो। इसका मतलब सेपरेशन वहां पर कम हो जाएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और सेपरेशन वहां पर ज्यादा हो जाएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। आपको मेरी बात समझ में आई? फिर से मेरी बात सुन लीजिए, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है वहां पर जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन है वो घटता है, और जहां पर स्ट्रेंथ घटती है वहां पर ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन है वो बढ़ता है। इज इट क्लियर? हर्षित, आसिया, अभिनव, मनस्विन, अफान, यशवर्धन, बिष्ट? Yes, ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट करो एकदम खट से। तो मैं अब ड्रॉ करता हूं कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देन आई विल टॉक अबाउट वन और टू मोर प्रॉपर्टीज। पहले मैं सरफेसेस ड्रॉ करूंगा, हरी अप। हो गया बच्चों? नोट कर लिया आप लोगों ने? सर नोट कर लिया आप? यस सर। चलो नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सबने? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का कम होने का मतलब यही है ना कि अगर सपोज कोई इक्विपोटेंशियल प्लेन XY प्लेन में रखा है तो हम जितना Z में ऊपर जाएंगे तो E कम होते आएगा। वो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इफ इट इज एन एक्स बाई प्लेन तो जेड के अलॉन्ग ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होने का मतलब एज यू गो अवे फ्रॉम अ चार्ज और चार्ज सिस्टम, जितना आप चार्ज या चार्ज सिस्टम से दूर जाएंगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कमजोर होगी। जैसे अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है, तो उस पॉइंट चार्ज के अराउंड आपको मालूम है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, तो उस पॉइंट चार्ज के अराउंड आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो स्फेरिकल होता है। अब दूसरा पॉइंट आप समझिए कि आप जितना चार्ज के पास होंगे उतने आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जितना आप चार्ज से दूर जाएंगे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी, है ना? दिखाई दे रहा है आपको? इसका मतलब है कि अगर मैं चार्ज को, समझ गए, चार्ज को अगर मैं सेंटर पे रख दूं, यहाँ सेंटर पे चार्ज को मैं रख दूं, तो जितना मैं चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, जितना मैं चार्ज से दूर हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी
बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है आपका। अब देखिए जितना मैं चार्ज के पास हूँ सेपरेशन उतना कम है, जितना मैं चार्ज से दूर हूँ सेपरेशन उतना ज्यादा है। ठीक है, चार्ज के पास सेपरेशन कम, चार्ज से दूर सेपरेशन ज्यादा। ये होगा सर हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ सिंगल चार्ज। ठीक है, सर सिंगल मतलब चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल जो वर्ड यूज कर रहे हैं जी इक्विपोटेंशियल सरफेस, सर जी मतलब सर उसे एक बार आप मार्क कर देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डिक्रीज विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द सेपरेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सी, ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, इन दोनों के बीच का सेपरेशन देखो। उसके बाद ये दूसरा सरफेस और थर्ड सरफेस, इन दोनों के बीच का सेपरेशन देखो। फिर थर्ड सरफेस एंड फोर्थ सरफेस के बीच का सेपरेशन देखो। क्या किसी भी दो सरफेस कॉन्जिक्यूटिव सरफेस के बीच का सेपरेशन सेम आ रहा है हर्षित? समझ गया नो सर, एज यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द चार्ज ये सेपरेशन भी बढ़ता जा रहा है ना कॉन्जिक्यूटिव सरफेस का। यस सर, समझ आया पॉइंट या नहीं आया? आ गया सर। देखो जैसे मैं एक और केस लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं दो चार्ज के लिए ड्रॉ करूंगा। ये मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रहा हूँ बाय पैरेलल लाइंस, तो कैन यू टेल मी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पैरेलल लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। सबको समझ आना चाहिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस, राइट? अगर मैं इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूंगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द यूनिफॉर्म फील्ड इज ऑलवेज प्लेनर टू द प्लेनर सरफेस। क्यों? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सीधा आ रही है, ऐसे सीधा बिल्कुल कहीं से आ रही है, तो इस पे अगर ये सरफेस प्लेनर ऐसे रखोगे तभी ये इसके साथ परपेंडिकुलर हो सकती है। समझ में आई बात? मतलब इस पे जो सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, ये सरफेस प्लेन्स बनेंगे ना, ये सरफेस आपके प्लेन्स बनेंगे। ठीक है, these planes will have this will be considered as equipotential surface because अगर सरफेस ऐसा होगा तभी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इज इट क्लियर? इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन या इन दोनों के बीच का सेपरेशन विल रिमेन सेम। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट इज कांस्टेंट। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। तो तुम लोग बोल नहीं रहे यार, तुम लोग कसम खा चुके हो। हाँ बोलो सर ये इनका जी जी। बीच का सेपरेशन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होगा। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल भी लिया जा सकता है, बिल्कुल एक के बाद एक बिल्कुल लिया जा सकता है, तो दैट कैन बी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, जस्ट एक के बाद एक, एक के बाद एक। सर तो ये डिस्टेंस इंक्रीज कैसे कर रहा है? यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज कहाँ हो रहा है? देखिए वहां पर ये क्या लिखवाया आपको मैंने पॉइंट फर्स्ट केस में। अच्छा फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट केस में देखिए वो डिपेंड कर रहा है ना, तो आप एकदम एक के जस्ट एक के बाद भी अगर दूसरे पे जाएंगे तो वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस भी चेंज होगा। तो इसलिए बिल्कुल यहाँ पर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कहना इज नॉट सुटेबल टर्म। तो इसलिए हम कोई पर्टिकुलर सेपरेशन लेंगे जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन मेजर कर सकें। अगर हम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल सेपरेशन लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलमोस्ट इट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। नहीं आया भाई? अगर आप सेपरेशन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल ले लेंगे अभी ना यशवर्धन, तो आप खुद सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे या नहीं उस केस में? यस सर। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई तो फिर कैसे सेपरेशन की बात ही नहीं आती फिर। ठीक है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई सर, तो आपने तो लॉजिक ही चेंज हो जाएगी। तो भाई आपको सेपरेशन ऐसा देखना है कि जहां पर ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही हो, राइट? और आपको मालूम है कि चार्ज के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदलती है। ये बात ऐसी है जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई आर दूरी, R1 दूरी, R2 दूरी, तो उस पे हम सेपरेशन ऑब्जर्व कर। यस सर। हो गया सर ये सेपरेशन ठीक? कैलकुलेट करता है? नहीं, ये आप कैलकुलेट करने के लिए शुड नो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सिंपल भाई, इस सेपरेशन कैलकुलेट ऐसा एक क्वेश्चन करेंगे हम वैसे तो। इस सेपरेशन कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली यूज करिएगा फॉर्मूला E इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा डेल्टा ओहो डेल्टा V बाई डेल्टा। डेल्टा V का मतलब हो गया कि दो सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीजें आपको पता होंगी तो डेल्टा V कैन बी रिटन एज डेल्टा R कैन बी रिटन एज इक्वल टू डेल्टा R कैन बी रिटन एज इक्वल टू डेल्टा V बाई E। इससे आप कैलकुलेट करेंगे सर हम्म ये जो आपने ये जी। कॉन्सेंट्रिक मतलब ये जो बता रखे ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला, ये पॉइंट स्फीयर्स है, ये सर्कल नहीं है। हाँ सॉरी स्फीयर्स, तो ये क्या कहता है, ये प्लस क्यू के लिए होगा ना सर?
हाँ, ये प्लस क्यू के लिए, माइनस क्यू के लिए भी ऐसा ही होगा, बस एरो में फर्क आ जाएगा। क्योंकि मैग्नीट्यूड, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड either for the positive charge or for the negative charge, will it be same or not? Yes. तो ऑफ कोर्स उसके लिए भी यही सरफेस होगा, सिर्फ एरो इनवर्ड होगा, because electric field for the negative charge is inward or that is towards the charge, so इसलिए एरो इनवर्ड आ जाएगा। समझे? समझिए सर। हाँ भाई, आगे बढ़ो। अभिनव, यशवर्धन। यस सर। यशवर्धन, आगे बात करें अब। ये दो सरफेसेस अगर क्लियर हो गया हो और नहीं हुआ हो तो पूछ सकते हो। हो गया, आगे बढ़ जाएं? यस सर। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए इंस्टेड, इस बात में एक और चीज समझिए, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं दो चार्ज के लिए ड्रॉ करूंगा। मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ ये चार्ज पार्टिकल इज क्यू और यहाँ पर एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। याद होगा आपको, कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। यस सर। ठीक है, याद आ रहा है? इसके लिए अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें तो कैसा ड्रॉ होगा? इस अरेंजमेंट के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा ड्रॉ होगा? परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, जैसे इलेक्ट्रिक। अब देखिए, मैं बताता हूँ। देखो सर, जब भी ऐसा अरेंजमेंट हो ना, आप इस बात को सोचो। मुझे एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसा इमेजिन करो ये नेगेटिव चार्ज है। पहले समझो, एक एक बात समझो। मैं इन बिटवीन कोई पॉइंट ले लूं, तो आपको नहीं लगता पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन ऐड होगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी? यस सर। यार एक ही बच्चा बोल रहा है भाई, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव की सेम डायरेक्शन में होगी तो नेट फील्ड इंक्रीज होगी ना सर? यस सर। सर फिर एक ही बच्चे ने बोला, अरे भाई एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज, तो नेट फील्ड ऐड होगी ना? यस सर। देखो, जहां पर नेट फील्ड ऐड हो रही है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है। अच्छा ये देखिए, पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से सुनिए, तो नेट फील्ड इन बिटवीन इंक्रीज करेगी क्योंकि ऐड हो रही है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। बाहर अगर कोई पॉइंट लेता हूं मैं यहाँ पर, तो नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में डिक्रीज होगी। इसका मतलब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, इन दोनों के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। भाई मैंने आपसे बोला ना कि एक पॉजिटिव चार्ज और ये मान लीजिए प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, दोनों के इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी और दोनों के बाहर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है सेपरेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस कम होता है, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है सेपरेशन ज्यादा होता है। तो देखो सिंपली आप इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिंगल चार्ज के लिए आप ड्रॉ करिए, पहला स्फीयर आप ऐसे बना दीजिए, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी वहां पर सेपरेशन बढ़ेगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी वहां पर सेपरेशन घटेगा। यहाँ पर देखो मैं ये स्फेरिकल सरफेस बना रहा हूँ बट सिमेट्रिक नहीं बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं सिमेट्रिक सरफेस नहीं ले रहा हूँ। ये देखो सिमिलरली फिर से एक बार और सरफेस बनाता हूँ ऐसा, यहाँ देखो, ये तुम्हें कुछ फर्क समझ में आ रहा है? बाहर वाले और अंदर वाले के रीजन में कुछ आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? एवरीवन? यस सर। क्या डिफरेंस है? अंदर अगर आप देखें तो सेपरेशन अंदर जो है, अंदर सेपरेशन वो अलग है, अंदर कहने का मतलब इन बिटवीन अलग है, और बाहर अगर देखें तो उसके कंपैरिजन में सेपरेशन ज्यादा बढ़ रहा है, और अंदर सेपरेशन बढ़ रहा है बट बाहर के कंपैरिजन में कम बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है और बाहर फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। यस और नो? वैसे ही बनता है सरफेस।
अब आपको मैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना के दिखाता हूँ। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकली, बट ये कंडक्टर है तो इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगी। ऐसे निकली, कंडक्टर है परपेंडिकुलर, ऐसे निकली, कंडक्टर है परपेंडिकुलर, ऐसे निकली, कंडक्टर है परपेंडिकुलर, ऐसे निकली, कंडक्टर है परपेंडिकुलर। इसी तरह से यहाँ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम फॉर योर, this is the complete diagram for your equipotential surface between a charge and this charged conductor. I hope आप लोगों को कुछ हद तक ये समझ में आया हो। आया सर। यहाँ पे बेंड क्यों कराया है? क्योंकि इट शुड बी 90 डिग्री, इसलिए बेंड हुआ है। ये कंडक्टर के सरफेस पे ये बेंड हुआ है क्योंकि इट शुड बी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, इसलिए बेंड हुआ है। ड्रॉ कर लो इस सरफेस को। हो गया सर? यस सर। ठीक है, तो आज इतना ही सर। रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। थैंक यू सर। सर